और आइए सीधा आपको लिए चलते हैं लोकसभा। वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सक्रिय और कब्जे में नई दिल्ली स्थित 30 तुगलक क्रिसेंट परिसर में आग लगने के कारण अस्पष्टीकृत नकदी की बरामदगी के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सार्वजनिक किया गया विवरण हमें 15 मार्च 2025 की सुबह 30 तुगलक क्रिसेंट नई दिल्ली से जली हुई नकदी धन मलबे को हटाने के संबंध में साक्ष्य की भी जानकारी है। हमने न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के सामान्य प्रावधान और विशेष रूप से उसकी धारा 3 के प्रावधानों का अध्ययन किया है और हमें उनके बारे में परिचित कराया गया है। हमने न्यायाधीश जांच अधिनियम 1969 के प्रावधानों का भी अध्ययन किया है। हमें उनके बारे में भी परिचित कराया गया है। हमने सी रविचंद्र अय्यर बनाम न्यायमूर्ति A.M. भट्टाचार्य एवं अन्य 1995 5 SCC 457 केस में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानूनों के साथ साथ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एक्स बनाम मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मामले में दिए गए फैसलों से भी खुद को परिचित कर लिया है। 2015 4 SCC 91 और ये कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एक्स सुप्रभा के मामले में उक्त निर्णय को सामान्यता और विशेष रूप से पैरा 33 को पढ़ने पर ये स्पष्ट है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के विरुद्ध शिकायत को गंभीर प्रकृति का पाया और उक्त निर्णय के पैरा 33 के तहत परिकल्पित इन हाउस प्रक्रिया का पालन किया। यह भी स्पष्ट है कि भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने इस गंभीर एवं चौंकाने वाले घटना और तथ्यों पर विचार करने के बाद और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की प्रतिक्रिया तथा दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए ये राय बनाई कि इस विषय पर गहन जांच आवश्यक है। इसलिए भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस सुप्रा के मामले में निर्णय के पैरा 33(3) में परिकल्पना के अनुसार एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। हमें यह भी याद है कि भारत के माननीय तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने समिति की रिपोर्ट भारत के महामहिम राष्ट्रपति और भारत के माननीय प्रधानमंत्री को भेजी है। ये स्पष्ट है कि भारत के माननीय तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस सुप्रा के मामले में फैसले के पैरा 33(7) के प्रावधानों के अनुसार कार्य किया है, जो स्पष्ट रूप से भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश की राय को दर्शाता है कि पैरा 33(3) के तहत गठित समिति की रिपोर्ट में पाए गए आरोप इस प्रकृति के हैं कि उक्त न्यायाधीश को हटाने की कार्रवाई शुरू करने की आवश्यकता है। उपयुक्त तथ्यों के अवलोकन और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध तथ्यों न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के कब्जे वाले और उनके नियंत्रण में स्थित आधिकारिक परिसर से जली हुई नकदी की बरामदगी और उसे हटाने से संबंधित
परिस्थितियों की स्वतंत्र रूप से जांच करने के बाद हम स्वतंत्र रूप से ये भी पाते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के साथ पठित अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 218 के तहत हटाने की प्रक्रिया न्यायाधीश अधिनियम 1968 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार शुरू की जानी चाहिए। बेदाग चरित्र और वित्तीय बौद्धिक ईमानदारी न्यायपालिका में एक आम आदमी द्वारा रखे गए विश्वास की नींव है और यह भी कि वर्तमान मामले से जुड़े तथ्य जो कि भ्रष्टाचार की ओर इशारा करते हैं वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के साथ अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 218 के तहत कार्रवाई और प्रक्रिया के योग्य हैं और संसद को इस विषय पर एक स्वर में बोलना चाहिए और देश के प्रत्येक नागरिक को सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस के अपने संकल्प के बारे में एक स्पष्ट संदेश भेजना चाहिए। अतः हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के साथ पठित अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 218 के अंतर्गत इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को पद से हटाने के लिए ये प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। कृपया इस प्रस्ताव पर आगे की कार्रवाई की जाए। इस प्रस्ताव को नियमानुसार उचित पाते हुए मैंने इसकी स्वीकृति प्रदान की है। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 की धारा 3 की उपधारा 2 के अनुसार मैंने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को पद से हटाने के अनुरोध के आधारों की जांच करने के उद्देश्य से निम्नलिखित 3 सदस्यों वाली एक समिति गठित किए। माननीय न्यायमूर्ति श्री अरविंद कुमार, न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय, माननीय न्यायमूर्ति श्री मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, मुख्य न्यायाधीश मद्रास उच्च न्यायालय, श्री बी.वी. आचार्य, वरिष्ठ अधिवक्ता, कर्नाटक उच्च न्यायालय। समिति यथाशीघ्र अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। जांच समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने तक ये प्रस्ताव लंबित रहेगा। माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ माननीय सदस्यों की कई विषयों पर स्थगन सूचना प्राप्त हुई है। मैंने किसी स्थगन सूचना की आज अनुमति प्रदान नहीं की। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 श्री जितिन प्रसाद। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के समक्ष उल्लेखित पत्रों को सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 3 श्री अर्जुन मेघवाल। Honorable Speaker, sir, with your permission, on behalf of my colleague Shri Pankaj Chaudhary, I rise to lay the papers listed against his name. तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कैश कांड में जस्टिस वर्मा को हटाने के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है। लोकसभा स्पीकर ने कमेटी का ऐलान कर दिया है। 3 सदस्यीय कमेटी में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और कानूनविद को शामिल किया गया है। ये 3 सदस्यीय कमेटी होगी जो इस पूरे मामले में जांच करेगी और उसके बाद इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिलेगी। आप ऐसे समझ सकते हैं कि महाअभियोग की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत आज सदन से हो चुकी है। 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज और एक कानूनविद को शामिल किया गया है जो इस पूरे मामले की जांच करेगा। दरअसल जस्टिस वर्मा के घर से जले हुए नोट मिले थे जिसके बाद से उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। भ्रष्टाचार पर जो जीरो टॉलरेंस की नीति है वो सरकार की है और सरकार इसी सिलसिले में महाअभियोग प्रस्ताव लेकर आई। इस महाअभियोग प्रस्ताव
पर अब जो जांच के लिए कमेटी है उसका गठन कर दिया गया है। 3 सदस्यीय कमेटी है। कैश कांड में जस्टिस वर्मा को हटाने के लिए इस कमेटी का गठन किया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। जस्टिस वर्मा मामले में महाअभियोग के लिए कमेटी का ऐलान कर दिया गया है। जस्टिस वर्मा को हटाने का प्रस्ताव मिला, ये लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की तरफ से सदन को बताया गया। ये भी बताया गया कि प्रस्ताव 31 जुलाई को मिला था। इस कमेटी में कौन कौन है इसकी जानकारी भी सदन को दी गई। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज और एक कानूनविद को इस कमेटी में शामिल किया गया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ संसद एकजुट हो, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा और सभी ने एक साथ मिलकर ये जो प्रस्ताव है ये लोकसभा स्पीकर को सौंपा था। महाअभियोग चलाने के लिए यह प्रस्ताव सौंपा गया था। इस पर आज कमेटी का गठन कर दिया गया है, कमेटी का ऐलान कर दिया गया है और ये कमेटी अपनी जांच पूरी करने के बाद रिपोर्ट सौंपेगी और उसके बाद जस्टिस वर्मा को हटाने का जो काम है वो किया जाएगा। देवेंद्र पाराशर हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। देवेंद्र, बताइए क्या जानकारी है, आगे अब क्या प्रोसेस, क्या प्रक्रिया को फॉलो किया जाएगा? एक कमेटी के नाम का अनाउंसमेंट कर दिया गया और कमेटी जितना जल्द हो सके अपनी इस कार्रवाई को शुरू कर देगी और उसके बाद ये तय किया जाएगा कि अभी तक जो रिपोर्ट सामने आई है या जो तथ्य सामने आए हैं उनके आधार पर क्या जस्टिस वर्मा के खिलाफ मामला किस प्रकार का बनता है। वो कमेटी वो एक रिपोर्ट रखेगी, उस रिपोर्ट को वापस हाउस में रखा जाएगा। उसके बाद हाउस उस रिपोर्ट को स्वीकार करके महाभियोग का जो प्रस्ताव है उस पर चर्चा शुरू किया जाएगा। फिर एक सदन के बाद वो दूसरे सदन में जाएगा। दोनों सदन से जब पास हो जाएगा तो फिर उसे राष्ट्रपति को भेजा जाएगा और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद जस्टिस वर्मा को उनके पद से हटा दिया जाएगा। अब देखने वाली बात प्राची इसमें ये रहेगी कि क्या जस्टिस वर्मा ये सारी प्रक्रिया पूरा होने तक इंतजार करते हैं या फिर उससे पहले अपना इस्तीफा वो खुद ही दे देते हैं। अभी तक तो उनके तेवर में कोई कमी नजर नहीं आई, उन्होंने इस्तीफे का कोई संकेत नहीं दिया। लेकिन ऐसा देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या संसद में जब कार्रवाई शुरू हो गई है, कमेटी की जब रिपोर्ट आएगी, क्योंकि जब इम्पीचमेंट पे बहस होगी तो बहुत सारी चीजें कही जाएंगी। क्या जस्टिस वर्मा आखिर तक उसका इंतजार करेंगे? क्योंकि नजर ये आ रहा है कि इस मसले को लेके सभी दलों के नेता एक सुर में बोल रहे हैं, उसमें अलग अलग राय कोई नजर नहीं आ रही है। मतलब साफ है कि जस्टिस वर्मा के ऊपर जो आरोप लगा वो आरोप इतना ज्यादा संगीन है। पुलिस की जांच हुई, सुप्रीम कोर्ट की अपनी कमेटी ने उन सारे मामलों की तफ्तीश की और वो सारी चीजें उनके खिलाफ जा रही हैं, जिसके बाद ये माना जा रहा था कि जस्टिस वर्मा शायद खुद इस्तीफा दे दें। ऐसा उन्होंने किया नहीं। अब संसदीय प्रक्रिया शुरू हो गई है महाभियोग को लेके कमेटी बनने के साथ ही। प्राची, बिल्कुल, अगर जस्टिस वर्मा के तेवर की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका उनकी तरफ से लगाई गई थी और जो भी कानूनी प्रक्रिया उनके खिलाफ अपनाई जा रही है, जो भी अभी तक कार्रवाई की जा रही है, उसको गलत बताया था जस्टिस वर्मा ने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया था और कहा था कि प्रक्रिया पूरी तरीके से ठीक है, जितने भी कदम अभी तक उठाए गए हैं वो पूरी तरीके से ठीक है। और अब आज कमेटी का ऐलान कर दिया गया है जो रिपोर्ट जल्द से जल्द अपनी सौंपेगी, जिसके आधार पर दोनों ही सदनों में चर्चा इस प्रस्ताव पर की जाएगी और जस्टिस वर्मा को उनके पद से हटाया जाएगा। अब देखना यही है, जैसा देवेंद्र अभी जानकारी दे रहे थे, कि जस्टिस वर्मा क्या अपने पद से इससे पहले इस्तीफा देते हैं या फिर महाभियोग प्रस्ताव पर चर्चा दोनों ही सदनों में होगी। क्योंकि इस मसले को लेकर चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी एकजुट हैं और एक सुर में भ्रष्टाचार के इस मामले पर कार्रवाई की मांग दोनों ही पक्षों की तरफ से की जा रही है। इसी को आज स्वीकृत करते हुए लोकसभा स्पीकर ने सदन को एक जानकारी दी है कि कमेटी का ऐलान कर दिया गया है, कमेटी को गठित कर दिया गया है जो जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट सौंपेगी सदन को। देवेंद्र, क्या इसमें कोई समय सीमा भी होती है? क्या कोई समय सीमा भी तय की जाती है कि कब तक कमेटी को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है सदन को? नहीं प्राची, इस कमेटी की अगर बात करें तो इसके लिए कोई समय सीमा नहीं तय किया गया। ये जरूर है कि एज अर्लीस्ट, उसमें इस शब्द का इस्तेमाल किया गया था कि जितना जल्दी हो सके। और इस कमेटी के लिहाज से बात करें, क्योंकि ऑलरेडी पुलिस की काफी कार्रवाई हो चुकी थी, पुलिस ने अपनी तरफ से पूरी रिपोर्ट सौंप दी थी। सुप्रीम कोर्ट में उस सारे रिपोर्ट को लेकर अच्छे तरीके से विचार करके सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी एक रिपोर्ट बना ली थी। तो ऐसे में इस केस में बहुत ज्यादा पड़ताल करने वाली चीज है नहीं। वो लोग सिर्फ प्रक्रिया का, जो कमेटी बनी है वो प्रक्रिया का पालन देखेंगे कि हाँ किस प्रक्रिया का किस तरीके से पालन किया गया है, उस पर बिंदुवार चर्चा करेंगे। केस को लेकर बहुत ज्यादा उसमें गुंजाइश नहीं है कि बहुत कुछ कोई ग्रे एरिया हो जिसके बारे में और जानकारी लेनी हो और तफ्तीश कराई जानी हो। मूलतः ये प्रक्रिया को लेके ही ये समय लगना है। तो ऐसी कंडीशन में लगभग तय मानिए इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगना है और संभव है कि संसद का अगला जो शीतकालीन सत्र हो
तो शीतकालीन सत्र में ही इस कार्रवाई का अगला चरण यानी कमेटी अपनी रिपोर्ट रख देगी और जैसे कमेटी अपनी रिपोर्ट लोकसभा में रखेगी उसके बाद हाउस में उस पर डिस्कशन शुरू हो जाएगा उस प्रस्ताव पे यानी कि महाभियोग के प्रस्ताव पे। अभी जो हुआ है, महाभियोग लाने के लिए एक प्रस्ताव दिया गया था, उस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया, उसके बाद कमेटी बना दी गई। कमेटी के रिपोर्ट के बाद महाभियोग का दूसरा चरण जो है, जो सीधे सीधे हटाने की प्रक्रिया से जुड़ा है, पहले लोकसभा में होगा, फिर लोकसभा के बाद वही प्रस्ताव राज्यसभा में जाएगा, उसके बाद राष्ट्रपति को उसकी अनुशंसा कर दी जाएगी और राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ ही जस्टिस वर्मा को उनके पद से हटा दिया जाएगा, अगर तब तक वो अपने पद पर बने रहते हैं तो। क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि अगर इतनी ज्यादा चीजें उनको एक सुर में नजर आ रही हैं कि पार्लियामेंट में सभी दलीय विभाजन से अलग होके सभी नेता एक सुर में अगर ये बोल रहे हैं तो समझा जा सकता है कि बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। क्या वो इतना इंतजार करेंगे या पहले इस्तीफा दे देंगे, बस ये देखने वाली बात है। प्राची, बिल्कुल देवेंद्र, दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं कि महाअभियोग का प्रस्ताव जो सदन में लाया गया था उसे स्वीकृत कर लिया गया है और इसके लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है। ये 3 सदस्यीय कमेटी है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज और एक कानूनविद को शामिल किया गया है। ये कमेटी जल्द से जल्द अपनी जांच पूरी करके रिपोर्ट सदन को सौंपेगी। ये लोकसभा के पटल पर रखी जाएगी, इस प्रस्ताव पर चर्चा होगी और यहां से पास होने के बाद इसे राज्यसभा में ले जाया जाएगा। राज्यसभा में महाअभियोग प्रस्ताव पर चर्चा होगी और जैसे ही राज्यसभा से प्रस्ताव पास होगा फिर इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद जस्टिस वर्मा को उनके पद से हटा दिया जाएगा। अगर जस्टिस वर्मा इस पूरी प्रक्रिया के दौरान इस्तीफा नहीं देते हैं तो उन्हें पद से हटा दिया जाएगा। जैसे ही ये जो प्रस्ताव है ये मंजूर हो जाएगा तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको यही बता रहे हैं, कैश कांड में जस्टिस वर्मा की मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। कमेटी का गठन कर दिया गया है, इसका ऐलान आज लोकसभा के अंदर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की तरफ से किया गया है। ये कमेटी जल्द से जल्द अपनी जांच पूरी करने के बाद जो रिपोर्ट है वो सदन में रखेगी। देवेंद्र, अगर इस केस के बारे में भी समझा जाए और इस केस से जो मैसेजिंग देने की कोशिश की गई है, जो हाउस से एक बड़ा मैसेज गया है वो ये कि भ्रष्टाचार पर चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो वो एकजुट है और एक सुर में इस पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल प्राची, और ये इतना गंभीर मामला है कि अगर जज के घर से, सुप्रीम कोर्ट के जज के घर से अगर इस तरह से इतने बड़े अमाउंट में कैश मिल रहा हो, उस एरिया से कैश मिल रहा हो जहां पर एक्सेस किसी और का ना हो, और उसके बाद ये भी चीज़ आई हो सामने कि आग लगने की घटना के बाद अगर उसमें के बाकी जो पैसे थे वो कोई और आके निकाल के उसको अलग कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें इतनी सनसनी भरी थी कि पूरा देश एकदम से हैरान था कि कैसे इस तरह से। और जुडिशरी के हिसाब से तो सबसे बड़ी बात यही होती है ना कि अगर उसके ऊपर क्रेडिबिलिटी ना रह जाए, साख न रह जाए, तो फिर देश के लोग उस फैसले को मान नहीं पाएंगे और जुडिशरी के लिए एक बड़ी समस्या न सिर्फ होगी बल्कि देश के लिए एक समस्या होगी।